नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों ये प्रश्न इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले साल की आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में ये लगातार पूछे जा रहे थे। तो दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों प्रश्न बहुत बड़े होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस और ज्योग्राफी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की से संबंधित नोटिफिकेशन लाते रहते हैं, इसलिए हमें फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलो शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों। आज 14 जुलाई है, मंगलवार, और आज है वायु परीक्षा दिवस। वायु परीक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भूटान राष्ट्र हिमालय के किस दिशा में है? तो मेरे प्यारे साथियों, जो भूटान राष्ट्र है वो हिमालय के किस दिशा में है? तो चलो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो दोस्तों भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राष्ट्रीय राजधानी थिम्पू है, जो कि भारत व चीन के मध्य स्थित है, जो कि इनकी सीमा चीन से और भारत से दोनों से लगती है, और ये भूटान हिमालय के पूर्वी दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, कि हवा में ध्वनि की गति से अधिक को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि की गति से अधिक को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है प्राध्वनिक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों सुपरसोनिक। सुपरसोनिक के नाम से जाना जाता है, जो कि हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति है। इसकी गति होती है दोस्तों 20,000 Hz से ज़्यादा होती है इसकी तरंगे। और इसको मुख्यतः कौन कौन से जानवर सुन सकते हैं दोस्तों? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये प्रमुख जानवर है जो इसकी ध्वनि को सुन सकते हैं। इन तीनों जानवर 20 Hz की भी ध्वनि सुन सकते हैं, जो कि मनुष्य के लिए सुना नहीं जा सकता है। मनुष्य के कानों द्वारा नहीं जाता, इसलिए ये भी सुन सकते हैं ये, और इससे इन्हें 20,000 से भी ज़्यादा की ये सुन सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा हम जान लेते हैं कि परासर्व ध्वनि कौन सी होती है? तो इसको बोलेंगे हम दोस्तों परासर्व को अल्ट्रासोनिक। क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक किरण, यानी कि ध्वनि। अल्ट्रासोनिक ध्वनि के नाम से जानते हैं इसको। परासर्व की ध्वनि को हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक। जो कि इसकी गति होती है दोस्तों, कितनी होती है? इसके मुख्यतः क्या काम में लिया जाता है ये जान लेते हैं हम पहले। किसको हम जो भी समुद्र के नीचे किसी प्रकार की शिप हो या सबमरीन हो, उसका पता लगाया जाता है सोनार विधि से। ये शिप जो सोनार विधि से यहाँ पर हम डिटेक्ट कर देंगे सोनार को, उसके आधार पर यहाँ पर तरंगे छोड़ते हैं, उसके आधार पर ये जांच लेते हैं कि समुद्र तल में कौन सी वह है, इसका पता लगाया जाता है। इसके अलावा हम गठिया रोग होता है, उसके उपचार के लिए और मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने के लिए इससे परासोनिक यानी कि अल्ट्रासोनिक किरण को हम उपयोग में लाते हैं। ये मुख्यतः कितनी होती है दोस्तों? सबसे कम होती है 20 Hz की। ये होती है दोस्तों 20 Hz के बीच, यानी नीचे वाली ध्वनि को हम बोल देंगे परासर्व की ध्वनि। इसके अलावा हम बोल देंगे अपसर्व को हम 20 Hz से 20,000 Hz के मध्य वाली को हम बोलेंगे अपसर्व
दोमनी। तो अगला देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, फ्लोरा और फोना का अर्थ क्या है, जो कि एक बायोलॉजी से संबंधित है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, पौधे और पशु। इसके अलावा और हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ में किस किस का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं हम माइकोलॉजी, माइकोलॉजी जो कि इम्पोर्टेंट है। माइकोलॉजी में दोस्तों कवकों का अध्ययन किया जाता है। और इसके अलावा हम फाइकोलॉजी बोल देंगे तो उसको बोलेंगे किसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन और फाइकोलॉजी में दोस्तों सवालों का अध्ययन, सवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, एंथ्रोलॉजी में ये किया जाता है पुष्पों का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोलॉजी में। इसके अलावा डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में। और इसके अलावा सिल्वीकल्चर जो इम्पोर्टेंट है, सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, जो काष्ठ पौधे होते हैं ना, काष्ठ पौधे का अध्ययन किया जाता है इसमें सिल्वीकल्चर में। काष्ठ पौधे का अध्ययन किया जाता है सिल्वीकल्चर में। इसके अलावा हम देख लेते हैं सोरालॉजी, सोरालॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, छिपकलियों का अध्ययन, जो कि ये लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हमने आपको ये बता दिए कि कौन कौन से में किस किस का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा न्यूनतम कंप्यूटर स्टोरेज साइज है। तो कौन सा स्टोरेज साइज है जो सबसे कम का है, सबसे कम का। वैसे तो इस प्रश्नों से अलावा हम बता देते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें सबसे कम कौन सा है। इसमें होता है मेगाबाइट, यानी कि MB। 1024 MB बराबर 1 GB बनती है। ये तो आपको सबको पता है कि 1024 MB में हम 1 GB बनाते हैं। तो 1024 में हम क्या बनाएंगे दोस्तों, 1024 में MB में बना देंगे हम 1 GB। और इसके अलावा हम और देख लेते हैं दोस्तों, 1024 GB बराबर क्या बना देंगे दोस्तों, 1 टेराबाइट यानी कि TB। ये बन जाएगा 1 TB, टेराबाइट। इसके अलावा हम देख लेते हैं दोस्तों, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, जो कि सामान्यतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 1024 TB बराबर 1 PT यानी कि पेक्टाबाइट करते हैं इसको। 1024 TB में 1 पेक्टाबाइट ये बनाता है। अगला देख लेते हैं, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील निम्न में से एक है। तो कौन सी है मेरे प्यारे साथियों की एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। तो एशिया की सबसे ताज़ा पानी की झील है बुलर झील, जो कि भारत के जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है एशिया की सबसे ताज़ा पानी की झील। और भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, भारत के सबसे खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, इसका आंसर है
जो कि राजस्थान में सांबर झील। राजस्थान की राजधानी जयपुर। महत्वपूर्ण अभ्यारण्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का जो कि अलवर में स्थित है। और जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, जो हाल ही में 2 यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज के रूप में स्थापित कर दिए हैं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। चिल्का दोस्तों उड़ीसा की सबसे महत्वपूर्ण झील है। उड़ीसा की सबसे महत्वपूर्ण झील है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। कुंडकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में है? तो कुंडकुलम परमाणु संयंत्र कौन से राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु में। इसके बारे में और हम जान लेते हैं कि इसके महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में कि कुंडकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है, जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में स्थित है कुंडकुलम जो कि परमाणु संयंत्र ऊर्जा, जो कि 2000 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करता है। ये कुंडकुलम परमाणु संयंत्र ऊर्जा वाला, जो कि किसकी सहायता से बनाया गया था मेरे प्यारे साथियों? ये बनाया गया था रूस, जो हमारे प्यारा मित्र, भारत का प्यारा मित्र है रूस, उसकी सहायता से बनाया गया था। इसके अलावा हम तमिलनाडु के और महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र के बारे में जान लेते हैं। इसमें है कलपक्कम। कलपक्कम यहाँ पर भी महत्वपूर्ण संयंत्र लगा हुआ है। परमाणु ऊर्जा से संबंधित हम और बातें जान लेते हैं कि यहाँ पर कलपक्कम में 470 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है तमिलनाडु के कलपक्कम। राउतबाटा विद्युत संयंत्र परियोजना कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राउतबाटा जो कि कहाँ पर स्थित है, वह राजस्थान में। बैरोरा दोस्तों, बैरोरा कहाँ पर स्थित है? बैरोरा है दोस्तों यूपी में। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इसका सीएम योगी आदित्यनाथ। जिलों की संख्या 75। इसके अलावा हम देख लेते हैं दोस्तों कैंगा। कैंगा कहाँ पर है दोस्तों? कैंगा है कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। महत्वपूर्ण यहाँ पर इसरो की स्थापना की गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सन 1969 में इसकी स्थापना की गई है। पहला यहाँ पर छोड़ा गया वो है आर्यभट्ट, जो कि 1975 में छोड़ा गया था। भारत की पहली ऐसी महिला जो कि अंतरिक्ष में गई कल्पना चावला, जिसकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 में हुई थी। इसके अलावा हम जान लेते हैं दोस्तों विश्व का प्रथम बिजली घर रशिया में बनाया गया था, जो कि विश्व में सबसे पहले बिजली प्रोड्यूस करने वाला देश रशिया है, जहाँ पर सबसे पहले संयंत्र लगाया गया था। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक भारत का प्रमुख चाय राज्य है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो कि हम निर्यात करते हैं, उसमें चाय सबसे ज़्यादा निर्यात करता है कॉटन के बाद में। यानी कि जो कपास के बाद में सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं वो है चाय। इन 4 ऑप्शंस में हम जान लेते हैं कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा यहाँ पर चाय प्रोड्यूस करता है। तो ये कहता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है चाय को। भारत में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा असम राज्य में किया जाता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं असम राज्य में किया जाता है सबसे पहले, यानी कि सबसे अधिक। असम में चाय की उत्पादन कब से शुरू की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1835 में अंग्रेज यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ पर चाय की खेती लगाई गई थी, जो कि
चाय नीलगिरी पर्वत पे चाय उत्पादन का केंद्र माना जाता है, नीलगिरी पहाड़ियों पर। इसके अलावा भारत के अलावा कौन कौन से देश है जहाँ पर चाय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट निर्यात का केंद्र है? यह है श्रीलंका। यहाँ पर भी महत्वपूर्ण, यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों चाय प्रोड्यूस करते हैं सबसे ज़्यादा श्रीलंका, चीन और भारत। और जूट सबसे ज़्यादा बांग्लादेश वो करता है, बांग्लादेश प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन में। और इसके अलावा लाल मिर्च की बात कर लेते हैं। लाल मिर्च यहाँ पर आंध्र प्रदेश लाल मिर्च के लिए फेमस है। लाल मिर्च, अदरक यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है आंध्र प्रदेश में। और रेशम का सबसे ज़्यादा कर्नाटक में उपयोग किया जाता है, यानी कि प्रोड्यूस किया जाता है रेशम। और कहवा यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है कर्नाटका में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों एचलिंग। मगरमच्छ के बच्चे को एचलिंग कहा जाता है, जो कि सरीसृप यानी कि सरीसृप प्राणी है, जो कि सरीसृप प्राणी है दोस्तों। ये मुख्यतः छिपकली, सांप इन वर्गों में आता है। घड़ियाल, कछुआ आदि इनके महत्वपूर्ण सरीसृप के जीव है। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सरीसृप में कौन से जीव आते हैं, तो हम बताते हैं इसमें सरीसृप में आते हैं छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ। ये महत्वपूर्ण है सरीसृप से संबंधित। इसके अलावा हम जानते हैं सीमोजाइक युग में रैन्युलो में ज़्यादा इलो यहाँ पर इसका महत्वपूर्ण है सरीसृप में सबसे ज़्यादा। नागराज, जो कि एकमात्र ऐसा पशु है जो कि घोंसला बनाकर रहता है। नागराज जो कि घोंसला बनाकर रहता है मेरे प्यारे साथियों, ये इम्पोर्टेंट है। और हीलोडर्मो सबसे जहरीली छिपकली है। तो आपके घर में भी छिपकली रहती है, तो वो उसमें अगर हीलोडर्मो हुई तो वो सबसे ज़्यादा जहरीली छिपकली होगी। तो इसको आप ध्यान से देख लेना। समुद्री सांप हाइड्रोफिश संसार का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोफिश, जो कि संसार का सबसे जहरीला सांप माना जाता है, पानी का सांप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? तो दोस्तों ये गई थी कोलंबस में, जो कि गया था अमेरिका से। अमेरिका जो भारतीय मूल की कल्पना चावला जो अमेरिका की नागरिक है, वो अमेरिका के कोलंबिया में गई थी, जो कि गई। इसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1 फरवरी 2003। आप ऐसे याद कर सकते हो 1, 2, 3, यानी 1 फरवरी 2003, पहले 1 तारीख, दूसरा महीना 2003, 1, 2, 3 ऐसे याद कर सकते हो, जो कि कोलंबिया में गई थी। ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा भारत की मूल की कौन सी महिला है जो कि अंतरिक्ष में गई थी अमेरिका में? ये गई थी सुनीता विलियम। सुनीता विलियम जो भारत की मूल की अमेरिकन नागरिक है, जो कि वहाँ अंतरिक्ष में गई थी। भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण महिला है जो कि अंतरिक्ष में गई थी। इसके अलावा मैट सेट के नाम से भारत सरकार ने जो कल्पना चावला के नाम से रख दिया है, जो कि हमारे लिए गौरव की बात है कि जो भारत का पहला उपग्रह, यानी कि एक उपग्रह है, पहला तो नहीं है लेकिन एक ऐसा उपग्रह है जिसका नाम भारत सरकार ने कल्पना 1 रख दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट का क्वेश्चन है दोस्तों ये
तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दे, क्योंकि हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। उनको याद करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी, हम समझा के याद करा देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।